एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करा। आज की क्लास में हम एब्जॉर्प्शन बाय रूट डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन बाय रूट से बेसिकली हमें क्या है, इसमें लर्निंग पोर्शन ज्यादा है, तो क्वेश्चन आंसर जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें याद करने में काफी आसानी होगी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, समझ लिया तो आसानी से आ जाएगा। तो हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को, बोरिंग है लेकिन उसको हम अच्छे तरह से समझेंगे और थोड़ा ट्रिक्स के साथ लर्न करेंगे, ताकि वो बोरिंग क्वेश्चन आंसर्स हमारे इंटरेस्टिंग बन जाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे बोल रहा है पहले क्वेश्चन में, हाउ इज रूट हेयर स्ट्रक्चरली अडेप्टेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी कि बोल रहा है कि रूट हेयर किस तरह से अडेप्टेड है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसमें अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप एक प्लांट को अपने दिमाग में इमेजिन करो। जब प्लांट को इमेजिन करोगे, एक सपोज करो एक गमला ले लो, घर पे सबके प्लांट्स लगे होते हैं, एक गमले को इमेजिन करो, उसमें एक प्लांट लगा है, उसमें सॉइल प्रेजेंट होगी, सॉइल के अंदर कहीं पे रूट्स प्रेजेंट होगा। तो इस चीज से आप ये एड्रेस कर सकते हो, अपने दिमाग में ये समझ सकते हो कि हाँ, जो रूट है वो बहुत पतले होंगे, यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इससे आपकी एक चीज क्लियर हो गई कि हाँ, जो रूट है वो किस टाइप का है, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस तरह का फाइब्रस फॉर्म है। रूट कैसे बनाते थे बचपन में, जब सीनरी बनाते थे तो उसके अंदर रूट कैसे बनाते थे, इस तरह से बनाते हो ना। तो बेसिकली जो रूट है वो क्या है, फाइबरस है। तो आपको ये पता चल गया, जब उनकी थिन वॉल है, यानी कि जो उनकी वॉल है रूट्स की, वो बहुत पतली है। जब वो पतली है तो उसमें एब्जॉर्प्शन, यानी कि चीजें आर पार क्या होंगी, जल्दी होंगी, एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। तो हमको क्या, कोई चीज पतली है सपोज करो, तो उसमें आप अगर कोई चीज क्या नाम है, वाटर जा रहा है, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा इन कंपैरिजन विद अगर कोई चीज मोटी है। सपोज करो आपने कोई एक थिन पेपर लिया, पेपर पे आपसे गलती से पानी गिर जाता है। अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते हम पानी पी रहे हैं, आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और हमारी किताबों पे गिर गया, तो वो आप देखोगे पूरी किताब क्या हो जाएगी, भीग जाएगी। लेकिन सपोज करो कि आप किसी क्या नाम है हार्ड सब्सटेंस पे वाटर गिरा हो, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एब्जॉर्प्शन करने में। तो दिस इज द प्रोसेस। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज में, सॉरी बुक की लैंग्वेज में। द रूट represents a large surface area. Here it is saying, अब यहाँ से आपको की पॉइंट्स निकालने हैं। रूट हेयर क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्ज सरफेस एरिया को, यानी कि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, लार्ज होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रूट हेयर में क्या है, लार्ज सरफेस एरिया है। इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल पार्टिकल, फिर बोल रहा है कि द माइन्यूट रूट हेयर कैन पेनिट्रेट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल वाटर। बोल रहा है कि जो रूट हेयर है वो इतने माइन्यूट है, यानी कि यहाँ पे तो आपको ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे, अगर आप देखोगे तो ये सपोज करो इस तरह से है, यानी कि इतने पतले पतले ऐसे रूट के हेयर्स होते हैं कि ये सॉइल के बीच में चले जाएंगे, सी इस तरह से फाइबरस फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएंगे कि रूट के कहां चले जाएंगे, सॉरी रूट के नहीं, सॉइल के कहां चले जाएंगे, बिल्कुल पेनिट्रेट कर जाएंगे। पेनिट्रेट मतलब क्या होता है, आर पार कर देना। तो सॉइल को क्या कर देंगे, आर पार कर देंगे, पेनिट्रेट कर देंगे, एकदम उसके अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर से कांटेक्ट करेंगे, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उससे अच्छे से कांटेक्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो जब भी आपके दिमाग में कोई चीज आ रही है तो आप उसका इमेज अपने दिमाग में बनाओ कि रूट हेयर की बात हो रही है, अच्छा तो रूट हेयर तो पतले होते हैं, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छा कर रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन अच्छा कर रहे हैं मतलब सरफेस एरिया इनका क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये देखो बहुत सुंदर सा पीडीएफ में देखो कितना अच्छा डायग्राम बनाया गया है, ताकि आपको थोड़ा फील आए कि हाँ आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, प्लांट्स की बात कर रहे हो, एनवायरमेंट की बात कर रहे हो, इसलिए ये सुंदर सुंदर पीडीएफ देखो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट हेयर्स बिकम फ्लैसिड व्हेन फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द मॉइस्ट सॉइल अराउंड इट, एक्सप्लेन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप क्या नाम है, स्टोमेटा, फ्लैसिड, फ्लैसिड से ही क्या होता है, फ्लैट। आपने बचपन में पढ़ा, मतलब बचपन में नहीं, 6th-7th में पढ़ाते हैं स्टोमेटा के बारे में, कि स्टोमेटा के अंदर पानी भर जाता है तो ये क्या कर जाता है, इस तरह से फूल जाता है ना। तो जब फूल जाता है तो उसको टर्जिट बोलते हैं, लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाता है तो ये श्रिंक कर जाता है। श्रिंक कर जाता है यानी कि इस तरह से सपोज करो आपस में ये दो स्टोमेटा है, आपस में क्या कर गए, श्रिंक कर गए। तो जब श्रिंक करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब है वाटर नहीं है, वाटर चला गया, श्रिंक हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लैसिड। तो बोल रहा है कि रूट हेयर फ्लैसिड क्यों हो जाते हैं, जब भी हम सॉइल में फर्टिलाइजर मिलाते हैं। व्हेन फर्टिलाइजर आर एडेड टू द मॉइस्ट सॉइल, इसका रीजन देखो, जब आप फर्टिलाइजर को ऐड करोगे मॉइस्ट सॉइल में, इट विल फॉर्म हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन अभी बताते हैं क्या होता है, resulting the protoplasm to shrink and plasma membrane withdraw itself from the cell
wall, hence the root hair also become flaccid। अब इसका देखो मीनिंग क्या हुआ, यहां पर बोल रहा है कि जब आपने क्या करा, फर्टिलाइजर को ऐड करा मॉइस्ट सॉइल में, तो वो क्या फॉर्म करेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है, इसको ऐसे समझो, सपोज करो ये आपने एक सोल्यूशन ले लिया, इस सोल्यूशन में आपने यहाँ पे क्या रखा है, कई सारे सेल रखे हैं, क्या रखे हैं, कई सारे सेल। अगर सोल्यूशन में यहाँ पे वाटर ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। वाटर अगर इधर ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये देखो इधर क्या नाम है, वाटर ज्यादा है, सोल्यूशन हाइपरटोनिक, लेकिन सेल कैसा है, हाइपोटोनिक। सेल कैसा है, हाइपोटोनिक, तो सेल में पानी चला जाएगा। लेकिन सपोज करो आपने यहाँ पे सोल्यूशन कैसे, यहाँ पे सेल्स कैसी है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन रहा है, तो यहाँ पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब वाटर ज्यादा है तो उसको हाइपर बोल रहे हो, वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो उसको हाइपो बोल रहे हो। इससे अगर नहीं समझ आया आपको इस वाले सोल्यूशन वाले से, तो इसकी जगह आप ये भी समझ सकते हो कि फर्टिलाइजर्स को हमने ऐड करा, व्हेन फर्टिलाइजर्स आर एडेड, फर्टिलाइजर्स को किसमें ऐड कर रहे हो, मॉइस्ट सॉइल में। किसमें ऐड करा फर्टिलाइजर को, मॉइस्ट सॉइल में। इट विल फॉर्म हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसने क्या बना लिया, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना लिया, जिसकी वजह से जो वाटर है वो सेल से क्या हो गया, यानी कि रूट से क्या हो गया, बाहर की तरफ चला गया, तो वो क्या हो गया, श्रिंक कर गया। श्रिंक कर गया तो कैसा दिखने लगा, फ्लैसिड दिखने लगा। फ्लैसिड क्यों दिखने लगा, क्योंकि जो वाटर है वो निकल गया रूट से, और वो कैसा हो गया, फ्लैसिड, यानी कि फ्लैट, यानी कि जो पहले आपको थोड़ा सा बल्ज्ड दिख रहा था वो अब कैसा दिख रहा है, फ्लैसिड दिख रहा है। तो यही चीज बता रहा है कि रूट हेयर्स कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं जब हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। कैसा सोल्यूशन बन जाता है, हाइपरटोनिक। इसमें हमेशा उल्टा होता है, अगर हाइपरटोनिक बोल रहा है तो इसका मतलब जो रूट है उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी हो गई, हाइपो। यानी कि जो आपका सोल्यूशन बन रहा है वो हाइपरटोनिक है, तो वाटर किधर की तरफ मूव कर जाएगा, जिधर पानी ज्यादा हो रहा है उधर की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो उसको बोलेंगे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन रहा है, यानी कि जो सोल्यूशन है उसमें वाटर क्या है, ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी सेल, सपोज करो अगर सेल रखा है जो हाइपोटोनिक है, जिसमें पानी की कमी है, तो वो उधर से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको क्या नाम है, आप ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ते हो कि सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। तो आई होप आप सबने ये चीज पढ़ी होगी। तो इसमें आपको ये समझ आ गया कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रूट फ्लैसिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रांसपिरेशन पुल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन, कोई बता सकता है कि ट्रांसपिरेशन आप किसको बोलते हो, कोई बता सकता है ये, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, किसी को पता है ट्रांसपिरेशन होता क्या है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन? गटेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको बताना है। देखो, जब भी बात आती है ट्रांसपिरेशन की, तो प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भाप के फॉर्म में सपोज करो निकल गया, या कह सकते हो पानी इवेपोरेट कर गया। क्या हो गया, इवेपोरेशन। जब आपका एक्सेस वाटर प्लांट से इवेपोरेट कर जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोग होंगे जो एक्सरसाइज करने के लिए सुबह 5 बजे उठते होंगे या घूमने जाते होंगे, तो देखा होगा कि लीव्स पे आपको, या अभी ठंड के मौसम में काफी दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं आपको लीफ के ऊपर। क्या दिखती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत सुंदर सी ट्रांसपेरेंट सी क्या दिखती है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन, यानी कि जब आपको ड्रॉपलेट दिख रहा है तो गटेशन बोलना, जब आपको पानी नहीं दिख रहा लेकिन इवेपोरेट हो रहा होगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है, गटेशन क्या है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है, ट्रांसपिरेशन में एक्सेस वाटर इवेपोरेशन के थ्रू निकल रहा है, वेयर एज गटेशन में क्या हो रहा है, गटेशन में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एक्सेस वाटर निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एज द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लीफ सरफेस बाय ट्रांसपिरेशन। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, अब ट्रांसपिरेशन होने के लिए वाटर को ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ आने के लिए एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। इसको बोलोगे आप ट्रांसपिरेशन पुल। नेक्स्ट देखो, डिफाइन कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। The force produced by the molecular attraction, attraction हो रहा है तो cohesive बोलोगे, attraction नहीं हो रहा है तो adhesive बोलोगे। Very simple. Unlike bodies, the force of attraction between the molecules of unlike bodies, यानी कि यहाँ पर attraction किस में हो रहा है, बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, यानी कि लाइक में हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अधेसिव फोर्सेस में भी अट्रैक्शन, जैसे वो हम नहीं पढ़ते थे अट्रैक्शन और रिपल्शन, अनलाइक पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर, बट यहाँ पे रिपल्शन नहीं कर रहे। अनलाइक पार्टिकल्स जब अट्रैक्शन करेंगे तो उसको अधेसिव बोलोगे, और जब लाइक पार्टिकल्स अट्रैक्शन करेंगे तो उसको कोहेसिव बोलोगे। कैसे याद रखोगे,
को यानी कि हमेशा हम कोऑर्डिनेशन या दो लोगों के लिए, हमेशा दो सेम लोगों के लिए क्या यूज करते हैं, इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो उससे आप याद रख सकते हो को मीन्स सेम। को मीन्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अनलाइक बॉडी दैट एक्ट टू होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। तो यहाँ पर डिफरेंस है, अनलाइक पार्टिकल्स में हो रहा है तो एडहेसिव बोलोगे, लाइक पार्टिकल्स में होगा तो कोहेसिव बोलोगे, और पार्टिकल लाइक में क्या है, वाटर। नेक्स्ट देखिए, आपको 3 यूज बताना है वाटर का, तो ये पढ़ने की जरूरत है क्या, 10th क्लास के बच्चे को ये पढ़ने की जरूरत है कि उसे प्लांट में वाटर का यूज बताना पड़े? आई होप नहीं है। फोटोसिंथेसिस होगा, वाटर कंपोनेंट है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो वाटर की ये सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हाट इज टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है? इट रिफर्स, यानी टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मतलब क्या होता है? टॉक्सिसिटी से ये कह सकते हो, सपोज करो मैं कह रही हूँ मेरे अराउंड का एनवायरमेंट यार बड़ा टॉक्सिक है, तो मेरा मतलब क्या है कि यार मेरे अगल बगल जो लोग रह रहे हैं वो बड़े नेगेटिव हैं, बड़े टॉक्सिक से हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे सराउंडिंग की टॉक्सिसिटी है। उसी तरह जब आपको प्लांट में बोल रहे हैं टॉक्सिसिटी, इसका मतलब जो सेल है उसके अगल बगल का माहौल कैसा है, तो उसको बोलते हैं उसकी टॉक्सिसिटी। यानी कि इट रिफर्स टू द काइंड ऑफ एक्सटर्नल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल, और इट रिफर्स टू द टाइप ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल, यानी कि किस टाइप का सॉल्यूशन प्रेजेंट है सेल के बाहर, किस टाइप का वहां पर सॉल्यूशन है, किस टाइप का ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट ये है आपका ग्रेप श्रिंक व्हेन इमर्ज्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन। गिव मी 1 सेकेंड। Yeah. So we are talking about grape shrink when immersed in a very strong sugar solution. Explain. यानी कि ग्रेप्स क्या करेंगे, श्रिंक कर जाएंगे जब आप उनको क्या रखोगे, शुगर सॉल्यूशन में रखोगे। इसमें भी जो बात है वो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक से रिलेटेड है, तो इसको हम एक बार समझा देते हैं क्योंकि ये बार बार आपका आ रहा है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो जब आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करते हो, किसकी बात करते हो आप, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपको क्या दिख रहा था कि वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। वाटर क्या करेगा, हमेशा मूव करेगा। तो सपोज करो यहाँ एनवायरमेंट में पानी की क्या रही होगी, कमी रही होगी, सेल में पानी क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, तो ये क्या कर जाएगा, इधर से मूव कर जाएगा। तो दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, हाइपरटोनिक। पानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है पानी, हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, आइसो। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। सेल और यहाँ बाहर के एनवायरमेंट में वाटर का बैलेंस क्या है, सेम, तो ये आइसोटोनिक हो गया। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि बाहर पानी ज्यादा है, बाहर पानी क्या है, ज्यादा, और अंदर सेल में पानी क्या है, कम। तो ये जो बाहर है वह कंडीशन आपको हाइपर दिख रही है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं स्टडी करते जैसे हमने इसमें स्टडी करा, हाइपर यानी कि अंदर से बाहर आएगा तब ये हाइपर बनेगा, उसी तरह यहां से यहां जाएगा तब ये हाइपो बनेगा। तो यहाँ ये हाइपर है और यहां से सेल में चला गया तो क्या बन गया, हाइपो। एक बार फिर से इसको समझते हैं, जैसे बताएंगे एकदम वैसे याद रखना। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि बाहर पानी की कमी है, बाहर पानी की क्या है, कमी। आपको उसे हाइपर बनाना है, आपको उसे क्या करना है, हाइपर बनाओगे आप। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है कि बाहर कमी है।
तो क्या होगा कि यहाँ सेल से पानी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बाहर। जैसे सॉल्ट, सॉल्ट को बोलते हैं कि सॉल्ट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज में जब आप नमक को ऐड करते हो तो वो पानी छोड़ती है। इसका मतलब क्या है कि जो नमक है उसके पास पानी की कमी रही होगी, ऐसे याद करने का ये तरीका है। पानी की उसके पास कमी रही होगी, आपने सॉल्ट को ऐड करा तो उसने आप सेल की तरह क्या करा, जैसे सेल पानी को रिमूव कर रहा है उसी तरह कोई भी सब्जी क्या करेगी, वाटर को रिमूव करेगी या वाटर को रिलीज करेगी। तो इसी तरह देखो हाइपरटोनिक जब बोलेगा तो ये मत सोचना कि ऑलरेडी बाहर पानी ज्यादा रहा होगा, ये सोचना कि ये हाइपरटोनिक बन रहा है तो सेल पानी दे रही है। नेक्स्ट देखो आइसोटोनिक, वाटर रिलीज कर रही है। आइसोटोनिक कोई चेंज नहीं, इससे हमें पढ़ना ही नहीं है। फिर आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है कि आपको बाहर का एनवायरमेंट हाइपो करना है। क्या करना है, हाइपोटोनिक करना है। तो जब बाहर का एनवायरमेंट में पानी की कमी करनी है तो पानी क्या करोगे, सेल के अंदर भेज दोगे, यानी कि वाटर को क्या करोगे, सेल के अंदर भेजोगे। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन कैसा बन जाएगा, हाइपोटोनिक बन जाएगा। आई होप ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिस तरह से बताया आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ग्रेप श्रिंक कर रहे हैं। आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर ग्रेप श्रिंक कर रहे हैं तो आपको सोल्यूशन कैसा बनाना है, हाइपरटोनिक बनाना है। तो यहाँ पर लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक। शुगर सोल्यूशन को आप क्या बोल सकते हो कि ये हाइपरटोनिक होगा टू द ग्रेप्स जूस, देयरफॉर वाटर क्या हो जाएगा, ग्रेप से कहां मूव करेगा, आउटसाइड में मूव करेगा और सोल्यूशन को क्या करेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोल रहा है। लेकिन हाइपरटोनिक तभी बन रहा है जब ग्रेप से पानी निकल रहा है। तो ये क्या हो गया, या ग्रेप से ग्रेप जूस निकल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। तो जो मैंने तरीका बताया है वो बेसिकली आपके याद करने के लिए है। क्यों, क्योंकि बुक्स में आपको बोलेगा हाइपरटोनिक, आप जब बुक पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा हाइपरटोनिक, लेकिन आप देखोगे कि अच्छा ये तो हाइपरटोनिक है, यानी कि पानी ज्यादा है, तो फिर ये सेल से बाहर क्यों आ रहा है, सेल में अंदर जाना चाहिए, आप ये दिमाग लगाओगे। लेकिन हमें यहाँ पे उल्टा पढ़ना है, हाइपरटोनिक यानी कि हम सोल्यूशन को हाइपर बनाएंगे। ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा कि सेल हाइपर में क्या करेगा, श्रिंक करेगा, हाइपो में क्या करेगा, फूल जाएगा या टर्जेट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है, फिर सिग्निफिकेंस यानी कि डिवाइड डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको ये पता है कि डिफ्यूजन होता क्या है तो आपको उसका सिग्निफिकेंस भी पता होगा। बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑस्मोसिस और एक होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर पार्टिकल्स विल मूव with the help of semi-permeable membrane. Now what is the meaning of this semi-permeable membrane? Semi-permeable का मतलब है, सपोज करो तुम कैसे हो, तुमको मैं बोल रही हूँ तुम semi-permeable हो, यानी कि जिससे तुम्हें मन करेगा तुम केवल उसी से बात करोगे, हर किसी से बात नहीं करोगे, दैट इज सेलेक्टिव हो। उसी तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ही अंदर आने देगी, बाकी नहीं आने देगी। सेमी परमिएबल है, जो पार्टिकल्स लगेगा कि हाँ साइज के हैं तो वो अंदर आ जाएंगे, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत हमें ऑस्मोसिस में पड़ती है। वेरस डिफ्यूजन में सेम प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन गैसेस में होता है, हायर कंसंट्रेशन टू गैस लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगी, बस एक अंतर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, हर किसी से बात करेंगे, ठीक है, वेरी फ्रेंडली नेचर। नेक्स्ट देखो सिग्निफिकेंस क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस में हेल्प होगा। दूसरी चीज डिफ्यूजन के ही थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो भी खाना प्लांट्स में है वो किस तरह से प्लांट के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल। तो दिस चैप्टर इज वेरी इजी, you people have to learn it. नेक्स्ट देखो व्हाट इज द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर और द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ गिवन वाटर सैंपल एंड प्योर वाटर। सपोज करो आपको वाटर सैंपल दिया और आपको प्योर वाटर दिया, प्योर वाटर को हम बोल सकते हैं कि आपको डिस्टिल्ड वाटर दिया। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है कि उसमें से मिनरल्स निकाल दिए, तो वो वाटर प्योर वाटर कहलाएगा। तो आपको नॉर्मल वाटर का सैंपल दिया, प्योर वाटर का सैंपल दिया, उसके बीच में जो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। पढ़ते हो ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो चीज चलती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी कि कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे, हाइट के बेसिस पे हम उसको जो है मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर सैंपल और प्योर वाटर के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट देखो a few RBC were kept in 3 test tube containing isotonic, hypotonic and hypertonic. What will be the expected observation? अब ये आपको खुद से पता होना चाहिए। सपोज करो कि अगर सेल को हाइपोटोनिक में रखोगे, अभी मैंने बताया था
हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपो मीन्स यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, कैसा है पानी बहुत ज्यादा, जो बोल रहा है वो आपको कंडीशन करनी है, आपको कैसे याद करना है, हाइपो बोल रहा है इसका मतलब हमें कंडीशन हाइपो बनानी है, तो सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हाइपर, हाइपर मीन्स हमें कंडीशन कैसी करनी है, हाइपर करनी है, तो हम सेल का वाटर क्या कर देंगे, बाहर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की कंडीशन कैसी हो जाएगी, हाइपर। तो जब भी आपके पेपर में हाइपो आएगा तो दिमाग में ये मत लगाना हाइपो मीन्स बाहर पानी कम है, नहीं, हाइपो मीन्स हमें क्या करना है, वाटर को कम करना है बाहर, तो बाहर से क्या हो रहा है, सेल से वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद, हाँ, हाइपो मीन्स हमें बाहर क्या, हाइपर बता रही थी मैं, हाइपर मीन्स क्या है कि हमें पानी को बाहर क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो सेल यहाँ पे श्रिंक होगा। हाइपो में हमें वाटर का लेवल बाहर कम करना है, सेल में बढ़ाना है, तो उसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी, हाइपो बोल रहा है तो इसका मतलब बाहर के एनवायरमेंट से याद करो, हाइपो बोल रहा है तो हमें बाहर के एनवायरमेंट में वाटर क्या करना है, कम, वाटर बाहर कम करेंगे तो सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल। उसी तरह हाइपर में आओ, हाइपर में जब आप आओगे तो हाइपर में क्या होगा कि आपको बाहर वाटर का कंसंट्रेशन क्या करना है, ज्यादा, तो सेल में वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम। गुड। नेक्स्ट देखिए, explain why the grass in your lawn becomes greener if you add a little fertilizer to it but it dies if you add a lot of it। बोल रहा है, आपने देखा होगा कि जो ग्रास है लॉन में, वो यहाँ पर बोल रहा है जो ग्रास है लॉन में, आपने ये देखा होगा कि थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर मिलाओगे तो ग्रीन दिखेगी, लेकिन जब बहुत फर्टिलाइजर मिला दोगे तो वो मर जाएगी। वाई, ऐसा क्यों होगा? इफ अ लिटिल फर्टिलाइजर इज एडेड इट प्रोवाइड्स मिनरल, कुछ फर्टिलाइजर दोगे तो वो मिनरल्स देगी, and other nutrients so the leaves synthesize more chlorophyll and appear greener. If a lot of fertilizer is added it forms a hypertonic solution। बहुत ज्यादा दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब आपको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाना है, इसका मतलब लीव्स क्या करेंगी, सारा वाटर रिलीज कर देंगी, तभी तो आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन बना पाओगे। तो लीव्स वाटर रिलीज कर देंगी तो ऑब्वियसली मर जाएंगी ना, तो दिस इज द आंसर। तो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक याद रखो, कई सारे क्वेश्चंस आपके इससे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 1 सेकेंड, ओके, सो इससे क्या होगा, आपके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हाइपरटोनिक अगर बोल रहा है हाइपरटोनिक, इसका मतलब हमें हाइपर बनाना है, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक। बोल रहा है हाइपो, हमें हाइपो बनाना है, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल, मोटा हो जाएगा। आइसो हमसे कोई मतलब नहीं, सब सेम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, गिव रीजंस पे। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन अ नॉर्मल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। क्या नॉर्मल ब्लड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नॉर्मल होना मैंडेटरी है? यस ऑफ कोर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन इन ब्लड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन लीडिंग टू श्रिंकेज ऑफ सेल। डिहाइड्रेशन ना हो और अगर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, विच इज नॉट गुड। सॉल्ट एंड शुगर आर यूज इन प्रिजर्विंग फूड। सॉल्ट और शुगर को हम यूज क्यों करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। बोल रहा है सॉल्ट एंड शुगर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फूड, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया को, प्लाज्मोलिसिस करके क्या कर देते हैं इसको। देखो प्लाज्मोलिसिस कैसे होगा, सपोज करो आपका कोई आपने कोई खाने का सामान रखा, उसमें बैक्टीरिया लग गया। अब वो बैक्टीरिया में आपने नमक मिला दिया, नमक या चीनी मिला दिया। नमक और चीनी कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक। इन्हें क्या होता है, वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो जब इन्हें वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसके अंदर का जितने भी मतलब क्या नाम है वाटर सब्सटेंस या जो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, जूसेस जो भी होंगे वो सब रिलीज कर देगा, प्लाज्मोलिसिस करेगा। प्लाज्मोलिसिस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, लिसिस का मतलब है ब्रेकेज, तो प्लाज्मोलिसिस करेगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। सॉल्ट शुगर हाइपरटोनिक थे, आपने सॉल्ट शुगर को हाइपरटोनिक बना लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बेचारा मर गया, लेकिन आपका खाना क्या हो गया, खाना आपका बच गया। नेक्स्ट देखो, ऑन स्प्रिंकलिंग कॉमन सॉल्ट ऑन अ ग्रास ग्रोइंग इन अ लॉन द ग्रास इज किल्ड। वही सेम क्वेश्चन है, ग्रास मर क्यों गई, क्योंकि सॉल्ट है हाइपरटोनिक, सॉल्ट को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए, ग्रास ने सारा वाटर उसको दे दिया तो ग्रास मर गई। यही चीज लिखा हुआ है, ग्रास लूज वाटर ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो यानी कि बाहर की तरफ पानी देती है तो एक्सो बोलते हो, यानी कि अगर वाटर रिलीज कर रही है आउटसाइड तो एक्सो बोलोगे, इनसाइड तो क्या हो रहा है, अगर पानी वाटर अंदर की तरफ जा रहा है तो एंडो होगा, बाहर की तरफ जा रहा है तो दैट इज एक्सो। द रेजिंग सोइल अप इन वाटर, द रेजिंग नहीं होगा यहाँ पे, रेजिन्स होगा, किशमिश,
तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो। देखो फूल क्यों जाती है, फूल रही है, फूल रही है, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो कैसा है, अगर किशमिश को आप रख रहे हो वाटर में, वो स्वेल अप हो जा रही है। स्वेल किस कंडीशन में होता था, हाइपर में होता था कि हाइपो में, हाइपो में होता था। आपको कंडीशन कैसी बनानी है, हाइपो। तो रेजिन्स क्या हो रही है, स्वेल अप हो जा रही है। किशमिश कैसी हो जा रही है, फूल जा रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये क्या है, ड्राई ग्रेप्स है एक तरह से देखा जाए तो। व्हेन दीज आर केप्ट इन वाटर इट एंटर्स इनटू द रेजिन्स बाय ऑस्मोसिस एंड रेजिन्स स्वेल अप। तो ये आप क्या नाम है, इसमें क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस, यानी कि वाटर क्या कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन आप इसको ये भी याद कर सकते हो, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक वाला भी एग्जांपल इसमें आप लगा सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है हम सलाइन वाटर कहते हैं ना, नमक डाल के ऐसे गार्गल करो तो जो भी बैक्टीरिया से खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो वाटर अपना क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, और सलाइन वाटर में तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सलाइन वाटर कैसा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो सब में जो है आप देख रहे हो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और ये आइसोटोनिक बहुत बार आ रहा है। तो आप तक ये क्लियर हो गया होगा। The leaves of wilted lettuce if kept in cold water become crisp। ये भी वही सेम है कि प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा, डीप्लाज्मोलाइज्ड एंड बिकम टर्जिड, हेंस द लीव्स बिकम क्रिस्प। तो ये मैं दोबारा नहीं बता रही बिकॉज ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया फंजाई डू नॉट ग्रो इन पिकल, जैम, जेलीज एक्सेट्रा। पिकल, जैम, जेलीज, स्क्वैशेस आर केप्ट इन हाइपरटोनिक। कहां रखते हो इसको, सेम क्वेश्चन, हाइपरटोनिक वाटर क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया में प्लाज्मोलिसिस होता है, फंजाई में प्लाज्मोलिसिस होता है, जिसकी वजह से हमारा मेन फूड खराब नहीं होता। फ्रेश वाटर वाली फिश सी वाटर में क्यों नहीं रह सकती, क्यों, क्योंकि वहां का वाटर कैसा है, सलीन वाटर यानी सॉल्टी वाटर होता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। फिर से जो फ्रेश वाटर वाली फिश के अंदर वाटर है वो पूरा बाहर आ जाएगा, फिश क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो हमने इतना अच्छे समझ लिया है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। नेक्स्ट, क्लोज कैन ऑफ ड्राइड सीड बर्स्ट ओपन इफ सम वाटर एंटर्स बाय एक्सीडेंट। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोल्यूशन आपका हाइपरटोनिक आपको बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वेल अप हो जा रहा है, तो ये वो वाली कंडीशन हो गई, इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है। नेक्स्ट देखो, ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ लीफ, यानी कि ड्रॉप्स आ रही है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ लीफ ऑफ प्लांट लाइक पीपल डज नॉट एंटर द लीफ बाय ऑस्मोसिस। यानी कि अगर आपने पीपल की लीव्स में वाटर को स्प्रिंकल करा है, वाटर को क्या नाम है, वाटर को, हाँ पीपल के अगर क्या नाम है, आपने ट्री में वाटर, मतलब सपोज करो पेड़ ऐसे पानी डालने जा रहे हो पेड़ में, तो पीपल के पेड़ में भी डाल दिया। अब देखोगे कि जो वाटर है ना वो उसकी लीफ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी लीफ पे एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। बहुत क्यूट सी लेयर है जिसका नाम है क्यूटिकल। तो ये क्या कर रही है, ये बचा रही है, यानी कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन भी नहीं होने देगी, वो प्लांट में से वाटर को बहुत ज्यादा इवेपोरेट भी नहीं होने देगी। तो क्यूटिकल प्रेजेंट है लीफ पर, जो कि क्या कर रही है, लीफ में किसी भी चीज को आने से और जाने से रोक रही है, बैरियर की तरह काम कर रही है। नेक्स्ट देखो, प्लांट्स ग्रोइंग इन फर्टिलाइज्ड सॉइल आर ऑफन फाउंड टू विल्ट if the soil is not adequately watered. Why? The concentration of water molecule being less outside, endoosmosis take place, resulting in the wilting of the plant. Plants begin to die when excess of soluble fertilizers are added to the soil. तो ये तुम्हारा ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक हम पढ़ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको पढ़ सकते हो एक बार। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर भी हमने डिस्कस कर लिया। ऑस्मोसिस कहाँ हो रहा है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ये ऐसा टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें मूवमेंट हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट हो रहा है सल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट देखो, टर्जिड एंड फ्लैसिड। अभी मैंने बताया स्वेल अप होगा तो जो प्रेशर लगेगा वॉल्स पे, जैसे सपोज करो एक बलून ले लो, उस बलून में जैसे हम लोग होली पे ऐसा बलून में पानी भर के खूब खेलते हैं ना, तो वो जब अगर क्या नाम है आपने वाटर भर दिया तो जो प्रेशर उसकी वॉल में लग रहा है दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्जिड। लेकिन आपने जब उसमें से वाटर रिमूव कर दिया तो दैट प्रेशर इज, तो जिस तरह का वो बलून वापस से हो जाएगा, सिकुड़ से जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैसिड। तो यही डिफरेंस है इसमें एंडोऑस्मोसिस, इसमें एक्सोऑस्मोसिस। उसमें वाटर अंदर एंटर करेगा, इसमें वाटर क्या होगा, रिलीज। परमिएबल और सेमी परमिएबल। परमिएबल मेम्ब्रेन में ऐसे पोर्स होते हैं जो फ्री मूवमेंट करते हैं सल्यूट का, उनमें कोई पार्टिकल साइज नहीं देखा जाता। लेकिन इनमें जो होता है विच ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास, यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास करने देगा, सारे फ्री मूवमेंट इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपके घर पे टैंक लगा है ऊपर,
ठीक है। अब टैंक में से आपने नीचे टैप खोला तो वाटर इजीली आ गया, आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही मूवमेंट हो रहा है। टैंक में वाटर ज्यादा है इन कंपैरिजन विद टैप, लेकिन आप जब टैप ओपन कर रहे हो तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाटर आया, लेकिन कोई आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी क्या? नहीं दी। तो दिस टाइप ऑफ कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव नहीं, इसको पैसिव बोल रहे हो। क्या बोलोगे? पैसिव। एक्टिव कब बोलोगे? एक्टिव आप तब बोलोगे जब सपोज करो आपका टैंक खाली हो गया, ठीक है, आपके घर में जो वाटर टैंक है वो खाली हो गया, अब आप मोटर चलाओगे। जब आप मोटर ऑन करोगे तो उसके थ्रू क्या होगा? एनर्जी, मतलब मोटर के थ्रू क्या होगा? एनर्जी लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी आप सपोज करो दे रहे हो, जिसकी वजह से वापस से आपका टैंक क्या हो जाएगा? रिफिल हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या करा? एक्स्ट्रा एनर्जी दी। क्यों दिया? क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर। सपोज कर लो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकली इसको सपोज कर लो कि आप टैप से टैंक में क्या नाम है? वाटर भर रहे हो, तो टैप में क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? कम है। टैंक में क्या होगा? कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जब लोअर से हायर कंसंट्रेशन मूव करोगे, करना कहां चाहिए? हायर से लोअर, लेकिन जब उल्टा काम करोगे तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? उसको बोलोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसे कि एक तरीका क्या होता है पढ़ाई करने का, कि पहले हमें चैप्टर को रीड करना है, उसके बाद हमें उसको लर्न करना है। तो ये क्या काम है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन कोई अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ के क्या कर रहा है? चलो मैं रीड नहीं करता, मैं डायरेक्टली याद कर लेता हूं। याद करके क्या करेगा? फिर रीड करने जाएगा, याद हो जाएगा, उसको लगेगा उसे याद है, लेकिन उसे अच्छे से याद नहीं हुआ, तो लोअर से हायर गया। तो इसमें क्या होगा? पेपर में जब वो लिखेगा तो उसका खराब हो जाएगा नंबर, तो उसको फिर दूसरे पेपर के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव और पैसिव में ये अंतर होता है। बेसिकली हम कंफ्यूज इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि नाम है एक्टिव तो हमें लगता है ये बड़ा अच्छा होगा, और पैसिव नाम है तो हमें लगता है भाई ये थोड़ा मतलब महंगा नाम है, तो इसमें क्या नाम है? एनर्जी लग रही होगी। बट ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। एक्टिव मतलब एनर्जी लगती है और पैसिव मतलब एनर्जी नहीं लगती है। प्रेशर ये वही है, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर। वॉल यहाँ की बोल रहा है इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ अ टर्जिट सेल, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन दिया हुआ है, ये वही चीज बोल रहा है। रूट प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर अंडर विच वाटर पासेस फ्रॉम द लिविंग सेल इनटू द जाइलम। लिविंग सेल से कहा जाता है जाइलम में। इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल्टरनेट टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ रूट सेल। तो ये सारे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है। प्लाज्मोलिसिस क्या हुआ, डीप्लाज्मोलिसिस क्या हुआ, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो आप? एक एक लाइन में इसको रीड कर सकते हो। एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कुछ आपके इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सपोज करो एक्सोऑस्मोसिस कब हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस कब हो रहा है। तो इसका अगर लेबलिंग 1 देखोगे तो यहाँ पर क्या बता रहा है? एक्सोऑस्मोसिस, एग्जिट ऑफ वाटर। वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है, जिसकी वजह से सेल क्या हो रहा है? श्रिंक कर रहा है। ये इसके हैं। अच्छा, क्वेश्चंस दिया है। डिस्क्राइब द चेंज विच हैज अकर्ड इन द सेल एज सीन इन बी। यानी कि डिस्क्राइब करो चेंजेस जो आपको इसमें दिख रहा है। देखो इसमें क्या चेंज आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो। कौन सा यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है? एग्जिट ऑफ वाटर हैज रिजल्टेड इन द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल बी। यानी कि सेल बी का प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? श्रिंक हो गया। सेल बी का ये देखो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया? सेल बी का जो प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट है ये क्या हो गया? ये श्रिंक हो गया। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जानते हो ना क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बेसिकली सेल के अंदर वाला पार्ट, उसको जब डिवाइड करते हैं तब साइटोप्लाज्म नाम पड़ता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया? श्रिंक हो गया, यानी कि वाटर क्या हो गया होगा? रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द कंडीशन ऑफ द सेल एज रीच्ड इन बी एज इट वाज इन ए। तो इसमें क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस होता है। यानी कि प्लाज्मोलिसिस का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट रहा है, वाटर बाहर जा रहा है। डीप्लाज्मोलिसिस क्या हो रहा है? वापस से स्वेल अप हो जा रहा है। When plant, next बोल रहा है define the process which led to this condition. When plant cells कहाँ रखे जाते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तब क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि हमें सोल्यूशन को कैसा बनाना है? हाइपरटोनिक। This process is called plasmolysis. तो क्या एक और तरीके से रख सकते हो प्लाज्मोलिसिस को? हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस। हाइपरटोनिक में क्या होता है? डीप्लाज्मोलिसिस, जस्ट ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वाज द सॉल्यूशन? आइसो होगा, हाइपो होगा, हाइपर होगा? अरे भैया पता है हमें, हाइपर होगा। How can the cell in B be brought back to its original condition? उसको ओरिजिनल कंडीशन में कैसे लेके आओगे?
उसमें उसको क्या रखोगे, प्लेसिंग इट इन अ ड्रॉप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, किसमें रख दोगे, डिस्टिल्ड। अभी मैंने डिस्टिल्ड का नाम एक बार और लिया था, डिस्टिल्ड मींस मिनरल हटा दोगे, प्योर वाटर। नेम द पार्ट्स 1 2 3, तो पहले पार्ट को आप क्या बोल रहे हो, सेल वॉल बोल रहे हो। देखो पहले पार्ट को यहाँ पर क्या, पहले पार्ट को सेल वॉल बोल रहे हो, देखो ये देखो, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। भाई प्लांट्स में ही केवल सेल वॉल होता है, एनिमल्स में नहीं होता। मैंने एक बार और सेल डिवीजन में भी बताया था, क्योंकि प्लांट्स भैया मूव नहीं कर सकते। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हो, सेकंड वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोल रहे हो उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट। थर्ड वाला क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट क्या है बताओ, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट विच कंटेन क्लोरोफिल, which is a chlorophyll is present, या उल्टा पढ़ते हो हमेशा, chlorophyll is present which contain green pigment, chlorophyll बोलते हो आप लोग, लेकिन ये गलत है। आप क्या बोलोगे, chlorophyll is present which contain green pigment called as chloroplast। किसी भी चीज के आगे अगर प्लास्ट लगा है तो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन पिगमेंट। नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा। The alongside diagram A shows a root hair growing through the soil particle. The diagram B is the root hair of an aquatic plant. इसमें आपको दो तरह की कंडीशंस दी हैं, तो ये तो आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से सॉल्व करना है कि इसमें क्या नाम है, आपको कैसी कंडीशंस दी हैं, क्या आपका थोड़ा अपना दिमाग यहाँ पे यूज करना है। अब डायग्राम वाले क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो सॉल्व। इस पे आ जाओ आप, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस पे। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली हम डायग्राम पहले डिस्कस करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस डायग्राम में हमको लर्न नहीं करना होता, उस टाइप के डायग्राम से हमको समझ के क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट के केस में आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और फिर डायग्राम से आपको थ्योरी को याद करना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, उल्टा चलता है। आपको किसी भी डायग्राम के क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वो इतने सारे डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, ये सब पढ़ लोगे एक बार तो अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थ्योरी पढ़ लिया है, डायग्राम पढ़ लोगे, ये देखो सारे एक्टिविटी जैसे क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाना है थोड़ा। ये देखो ये आ गया हमारा, क्या हो गया इसमें, कुछ तो हुआ, कुछ कहाँ पे था, हाँ डिफ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पूछेगा। डिफ्यूजन बताओ, तो डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन। इसमें क्या सेमी परमेबल होती है मेम्ब्रेन, नहीं होती। अब आ जाओ ऑस्मोसिस, इसमें क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, मूवमेंट होगा किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, लिखा नहीं है बट विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पर ऐड कर लेना आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखो एंडोऑस्मोसिस, वाटर अंदर जा रहा है, एक्सो वाटर बाहर जा रहा है। प्लाज्मोलिसिस नहीं होता है, प्लाज्मोलिसिस होता है, तो इसको क्या कर लो आप, करेक्शन कर लेना यहाँ पे, प्लाज्मोलिसिस नहीं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या है, सोल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी कि हमें वाटर देना है, वाटर दोगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंकेज। श्रिंकेज कैसे होगा, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। गटेशन अभी बताया, वाटर किस फॉर्म में जाए निकलेगा, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो जो भी चीज बता चुके हैं वही बार बार रिपीट हो रही है। अब इसके लिए आपको एक सिंगल, ये देखो आप बताओगे, ठीक है, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय विच पार्ट, अभी हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, रूट। द काइंड ऑफ सेल दैट कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स ऑफ रूट, तो इसका आंसर आप जो पढ़ोगे डिटेल में तो पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा टाइप ऑफ सेल्स होता है, जिसमें से आपका आंसर होगा पैरेन्काइमा। तो ये वाली जो चीजें हैं इसके हम आंसर्स के बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेलेक्टिवली और डिफरेंटली परमिएबल। ये देखो ये 8th वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
द मेम्ब्रेन विच अलाउ वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू बट नॉट शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो वाटर मॉलिक्यूल को पास करना अलाउ कर रही है बट शुगर मॉलिक्यूल्स को पास करना अलाउ नहीं कर रही। इसका मतलब है कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। अभी हमने एक चीज बताई थी सेमी परमिएबल, एक हमने बोला परमिएबल, एक हमने बोला सेमी परमिएबल, एक हमने बोला सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या है? कोई भी आ जा रहा है उसको आर पार होने देगा। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? डिपेंड करता है कि वो इंसान जो हमारे, सपोज करो इसको ऐसे समझ लो कि आपके घर में एक बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ है, तो कोई भी इंसान आएगा तो वो क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो दिस इज परमिएबल। सेमी परमिएबल, अब आपने कुछ इस हिसाब से गेट बनवाया है कि भाई अगर इतना मतलब पतला होना चाहिए इंसान तभी अंदर आएगा, नहीं तो क्या नाम है, अगर बहुत मोटा है या उसका वेट जो है 80 to 90 है तो वो हमारे घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो दिस इज सेमी परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि इट नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज पार्टिकल, इट नॉट डिपेंड्स अपॉन कि हाँ अगर इसका साइज मेरे मतलब फिट है तो ये अंदर एंटर कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। साइज पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि आप जिसे चाहोगे वो वही इंसान आपके घर में आएगा, वही इंसान आपके घर में एंटर करेगा। तो इन द सेम वे परमिएबल मेम्ब्रेन वाटर कोई भी मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे, सेमी परमिएबल साइज पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स पास करेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल वही मॉलिक्यूल्स पास करेंगे जिसकी जरूरत सेल को या प्लांट को होगी। तो ये आपका यहां से डिफरेंस निकल आया। नेम द प्रोसेस बाय विच दैट प्लांट्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। तो ये वही टर्जिडिटी वाला क्वेश्चन आ गया, गटेशन वाला पोर्शन आ गया, फेनोमेनन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, हमने मेन चीजें डिस्कस कर ली, फिर इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि वे ऑफ मतलब किस तरह से हम डिस्कस करते हैं। पहले हम शॉर्ट आंसर करते हैं, उसके बाद क्या नाम है, शॉर्ट आंसर को हम एकदम अच्छे से करते हैं, उसमें एक भी क्वेश्चन हम लैक नहीं करते। फिर डिफरेंशिएशन में हमें वही चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद आपको डायग्राम में, प्लांट में आपको लर्न करना है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं आपको डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगी और उसके बेसिस पे आपको शॉर्ट आंसर्स को लर्न करना है। तो ये पैटर्न आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। The pressure which develops in the cortical cell of root which pours a part of the water upward, उसको क्या बोलोगे? root pressure. Leaf get wilted if xylem is removed from the plant. तो ये fill in the blanks है। Water serve as a medium for the transport. भाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कौन आएगा? water. When there is no movement of water, तो आप इसको क्या बोलोगे? isotonic बोलोगे। A plasmolyzed सेल हैज, इनका प्रोटोप्लास्ट कैसा हो जाएगा? श्रिंक, तो श्रंकन बोलोगे। ये स्वेल कर जाएंगी, क्यों? क्योंकि सोल्यूशन कैसा होगा? हाइपोटोनिक। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय रूट इज नोन एज सैप। वाटर और मिनरल्स को साथ में क्या बोलते हो? सैप बोलते हो। वाटर मिनरल बार बार नहीं यूज करते, सिंपल एक वर्ड बोल दोगे, एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज नोन एज सैप। यानी कि सैप कहीं पे भी आ रहा है तो इसका मतलब है वाटर और मिनरल की बात हो रही है। द कंडीशन ऑपोजिट टू टर्जिट इज फ्लैसिड। Diffusion is the movement of molecule from a region of their higher concentration to the region of their lower concentration. Osmosis is the diffusion of water molecule from the region of higher water potential to that of lower water potential across a SPM, यानी कि semi permeable membrane. Wilting and drooping of leaf is due to loss of turgidity, यानी कि क्रिस्प हो जाना है। वो पत्तियां देखा ना, क्रिस्प हो जाती है, जैसे नीम की पत्ती को ऐसे तल देती है मम्मी तो हमें एकदम क्रिस्प लगती है खाने में। तो इन द सेम वे, तो ये आपका पीडीएफ क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का कंप्लीट हो गया। बाकी आपके लिए होमवर्क है, आपके कुछ मैच द फॉलोइंग्स बचे हैं और इसमें एमसीक्यूज बचे हैं। बेसिकली हमने जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिया और कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिया और डेफिनेशंस वगैरह हमने कवर अप कर ली। तो इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ना, चैप्टर आपका इससे क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। सारे डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।